हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग ये हमारा जो सेशन है, ये जो क्लास है हमारी, ये बेसिकली हमारा वेक्टर एनालिसिस का क्विज 2 है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्विज होगा हमारा, ये कंप्लीटली क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पर बेस्ड होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट थ्योरेटिकली तो हमने डिस्कस कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स हमने नहीं किए। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हमने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिस्कस की थी, उससे अलग भी कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और कंक्लूजन हम वेक्टर प्रोडक्ट से डिराइव कर सकते हैं, जो उस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो एक तरह से वैसे तो ये क्विज है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इससे कुछ नोट्स भी आप लोग कुछ नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये दे रखा है, कंसिडरिंग टू वेक्टर्स, वेक्टर f इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 10j कैप एंड वेक्टर r इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 3j कैप मीटर, कंप्यूट r क्रॉस f बताना है आपको। और ये ऑप्शन दे रखे हैं हमको, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताना। तो सिंपल है वैसे तो, क्रॉस प्रोडक्ट r क्रॉस f हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है हमारा r क्रॉस f, ये क्वांटिटी कहलाती है टॉर्क। इस क्वांटिटी को हम टॉर्क कहते हैं। अभी आगे हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, और टॉर्क जो है वो r क्रॉस f होता है। इसको कभी भी f क्रॉस r मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं तो आप जानते हैं कि ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मॉड दोनों का बराबर आएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। तो टॉर्क r क्रॉस f होता है, ना कि f क्रॉस r। सबसे पहली बात। अब ये नाम टॉर्क सुन के आपके मन में आया होगा ख्याल, ये टॉर्क होता क्या है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं इसको, है ना। देखिए मैं वही समझाता हूं आपको कि टॉर्क होता क्या है। अभी तो हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टॉर्क एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको ग्रीक सिंबल टो से सिंबलाइज करते हैं, जो कि दो अलग अलग वेक्टर्स, r वेक्टर पोजीशन वेक्टर और f फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होती है। पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो टॉर्क कहलाता है। ठीक है, अब देखिए टॉर्क होता क्या है। जनरली फोर्स, अभी तो न्यूटन्स लॉज हम यहां भी पढ़ेंगे आपके 11th क्लास में, लेकिन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली न्यूटन्स लॉ का जो एसेंस है वो हमको फोर्स की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है। कि सबसे पहले क्वालिटी क्या होती है फोर्स की, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करें ना, तो फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करने पर इट विल कम इनटू मोशन, इट विल सेट इनटू मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है तो फोर्स जो है वो उसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकती है या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। इन सबका सीधा सा मतलब है एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है ओवरऑल फोर्स कैन एक्सेलरेट दी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकती है। ठीक है, चलिए। लेकिन अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, स्केच है, और मैंने इसको इस पॉइंट पर यहां पे रिजिडली क्लैंप कर दिया। इस एंड पर मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये यहां से नहीं हिल सकता। और अब जो है आपने इस पर फोर्स एक्सर्ट की, तो ये यहां पर इस पॉइंट पर नहीं हिल सकता है। लेकिन जब आप इस पर फोर्स एक्सर्ट करोगे तो ये इस तरह से घूमने लगेगा। अरे बस समझ में, तो ये फ्रीली तो मूव नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लैंप नहीं होता, इसको यहाँ पे हमने फिक्स नहीं किया होता और तब आपने इस पर फोर्स लगाई होती ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता और फोर्स की डायरेक्शन में धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन होता। लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी पॉइंट पर फिक्स कर दें और फिर उस पर फोर्स अप्लाई करें, तो अब देखिए ये क्या होगा, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। ये मूव तो नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, लेकिन इसका रोटेशन होगा। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं फोर्स, जहां पर ये फिक्स है यहीं पर मैं फोर्स अप्लाई करूं, इस पोजीशन पर मैं फोर्स अप्लाई करूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर रहा, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर रहा हूं, वो पॉइंट जहां पे फोर्स एक्ट करेगा। अगर मैं फोर्स को एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर अप्लाई करूं जिस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट मैंने क्लैंप कर रखा है, फिक्स कर रखा है, तो आप देखिए किसी भी तरह का कोई रोटेशनल इफेक्ट फोर्स से जनरेट नहीं होगा, है ना।
थोड़ा सा ऊपर अप्लाई करूं तो हाँ ये रोटेट करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर बहुत थोड़ा सा रोटेशन होगा ना, रोटेशनल इफेक्ट जो है फोर्स का कम आएगा। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से, इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट उतना ज्यादा है। तो यही जो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है कि फोर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर जो ट्रांसलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन जो किसी पॉइंट के अबाउट, किसी लाइन के अबाउट रोटेट कर सकता है, तो फोर्स का इफेक्ट क्या आता है कि फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है वही टॉर्क कहलाता है। ये फोर्स जो है, ये जो टॉर्क है, ये फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है। रोटेशनल इफेक्ट मतलब कि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर जो रोटेट कर सकता है किसी पॉइंट के अबाउट, हम फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स कितना रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करती है उस पर, वो है टॉर्क। ठीक है, तो ये एक्चुअली टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट फोर्स का, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स कम लगाओगे तो रोटेशनल इफेक्ट कम होगा, फोर्स बढ़ाओगे तो रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। प्लस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जिस पॉइंट के अबाउट सिस्टम हमारा रोटेट करेगा, उससे फोर्स आपने कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अप्लाई की, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करता है कि रोटेशनल इफेक्ट क्या आएगा। कभी आपने सोचा, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताओ, कॉमन सा एग्जाम्पल जो आप दिन में कम से कम 50 बार देखते होंगे, इस साल टॉर्क का दरवाजा देखा है आपने अपना, है ना, रूम में आपके जो डोर है वो एक एंड पे क्लैम्प्ड होता है ना, जो कब्जे कहते हैं हम, जिनसे उनको रिजिडली फिक्स कर देते हैं। तो उसपे क्या, डोर पे एक एंड पर हम हैंडल लगा देते हैं, तो हैंडल को आप पुश या पुल करके फोर्स एक्सर्ट करते हो। तो दरवाजा ऐसा तो है नहीं कि आपने फोर्स लगाई इधर तो उखड़ के आपके हाथ में आ गया या आपके साथ चल दिया। वो क्या है, वो रोटेट करता है, जो फिक्स लाइन है या जो फिक्स पॉइंट है उसके, उनके अबाउट वो रोटेट करता है ना। और आप जो फोर्स लगाते हो वो फोर्स रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करती है। अब कभी आपने सोचा कि जो हैंडल लगाते हैं हम डोर पर, ये बिल्कुल एंड में क्यों लगाते हैं, कि जैसे यहाँ पे ये डोर है हमारा, ये पॉइंट से डोर रोटेट करे तो हैंडल यहाँ पे लगाएंगे। हैंडल यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? कभी आप हैंडल वहां लगा के देखो जहां पर डोर फिक्स है, उस पॉइंट पर हैंडल लगा के देखो, आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी डोर को बंद करने के लिए या खोलने के लिए। उसको पुश या पुल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ रोटेशन से जितने कम डिस्टेंस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, उसका रोटेशनल इफेक्ट उतना कम आएगा, उसका रोटेशनल इफेक्ट उतना ही कम आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? और जितना दूर ले जाओगे हैंडल को पॉइंट ऑफ रोटेशन से, फोर्स जितने दूर डिस्टेंस पर, जितने ज्यादा डिस्टेंस पे अप्लाई करोगे, रोटेशनल इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। इसीलिए हैंडल जो है डोर्स में, वो हमेशा जो हमारा फिक्स्ड एंड है, उस फिक्स्ड एंड से जितना ज्यादा पॉसिबल डिस्टेंस हो उतने डिस्टेंस पे लगा। हैंड पंप देखा है आपने, है ना? हैंड पंप का वो जो एंड है जहां पर आप फोर्स लगाते हो डाउनवर्ड, उसको पुल मतलब उसको डाउनवर्ड मूव कराते हो, तो वो आपका वाटर अपवर्ड ड्रॉ करता है। तो जो फिक्स एंड है, फिक्स एंड से वो आर्म, हमारी जिस आर्म पर हम फोर्स लगाते हैं, वो आर्म बहुत ज्यादा होती है ना। हैंडल छोटा क्यों नहीं लगाते हैंड पंप में? छोटा लगाओगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको हैंड पंप से वाटर ड्रॉ करने के लिए। तो दीज आर एग्जाम्पल्स, ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रही हो, तो फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है टॉर्क, है ना, वो इफेक्टिव होता है। तो देखिए टॉर्क निकालते कैसे? टॉर्क होता है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताया टॉर्क का, और मैं आपको ये डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे कि टॉर्क जो है वो फोर्स का, जैसे मान लो हमारा डोर है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए डोर है, ये आपने यहाँ पे हैंडल लगाया, और ये हमारा वो लाइन है या वो एक्सिस है जिसके अबाउट डोर रोटेट करता है। इसको पुल करेंगे या पुश करेंगे तो डोर इसके अबाउट रोटेट करेगा, है ना, ये फिक्स्ड एंड है वो। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से लेकर उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई करी है, उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर, और जो भी फोर्स है उस फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो आपको रोटेशनल इफेक्ट बताएगा कि फोर्स कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे या फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करे। समझ रहे हैं बच्चों? आ रही बात समझ में ना? टॉर्क क्या होती है? ध्यान से बैठ के सोचिएगा, जो आपके घर में डोर है उनको सोचिएगा कि अगर हैंडल हमारा जो है वो फिक्स एंड के पास में होता तो हम इसको इतनी आसानी से खोल या बंद नहीं कर पाते डोर,
है ना। तो हैंडल हमने दूर क्यों लगाया है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए, जिससे कि टॉर्क जो है वो सेम फोर्स ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करे, है ना। कम फोर्स अप्लाई करके भी हम डोर को ओपन या क्लोज कर पाए। समझ रहे बच्चों। चलिए, तो अब मान लीजिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट को समझना है ना। टॉर्क तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आएगा प्योर रोटेशन। तो उस प्योर रोटेशन मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि टॉर्क क्या होती है, कैसे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, है ना। वहां दोबारा से हमको अभी बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टॉर्क फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होती है, और जो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिलेटिव टू दी पॉइंट ऑफ रोटेशन, मतलब पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर लोगे तो ओरिजिन होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से ड्रॉ होता है। तो ओरिजिन हमेशा वो पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट के अबाउट हमारा जो सिस्टम है वो रोटेट कर रहा है ना। उसको पॉइंट, उसको ओरिजिन मान के जहां पर फोर्स लगाई है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लीजिए आप, और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वो आपको टॉर्क या रोटेशन इफेक्ट बताएगा टॉर्क फोर्स का। ठीक है, तो देखिए टॉर्क फाइंड आउट करें तो हम लिख सकते हैं, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो आएगी आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड रो में आ जाएंगे आर वेक्टर के, जो हमारा पहला वेक्टर है प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर में जो हमारा पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड आएगा सेकंड रो में। आई कैप के नीचे एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट, जे कैप के नीचे वाई कंपोनेंट, के कैप के नीचे जेड कंपोनेंट। आर वेक्टर आपको दे रखा है -5 आई कैप। आई कैप का कोफिशिएंट कितना हो गया, -5। जे कैप का कोफिशिएंट कितना हो गया, -3। के कैप है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। ठीक, फिर आएगा फोर्स के कंपोनेंट। इसी तरह से फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है, आई कैप का कोफिशिएंट हो गया 4, वाई कैप का कोफिशिएंट हो गया -10, जेड कैप का कोफिशिएंट हो गया, के कैप का कोफिशिएंट 0। क्या करेंगे अब, इसका एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अबाउट। तो सबसे पहले आई कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0, 0 - 0 आई कैप, प्लस नहीं सॉरी माइनस, ऐसे ओपन कर देना, प्लस माइनस प्लस, ये साइन आएगा तो जे कैप के साथ साइन आएगा माइनस। अब सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे तो -5 × 0, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए पहले, 0, -4 × 0, 0। फिर थर्ड प्लस के कैप, अब की बार ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो अब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, -5 × -10 कितना आएगा, +50, माइनस इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, -3 × 4 -12। तो बेसिकली हमारा आ जाएगा, ये तो 0 आई कैप, 0 जे कैप, के कैप कंपोनेंट कितना आएगा, 50 + 12 62 के कैप, और यूनिट टॉर्क की न्यूटन मीटर होती है। क्या यूनिट टॉर्क की न्यूटन मीटर होती है। तो बेसिकली हम देखें इस आर क्रॉस एफ का जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, टॉर्क जो आएगी वो 62 के कैप होगी। तो 62 के कैप, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो 62 के कैप न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा, वैसे भी देखने में पता चल जाता है क्योंकि फोर्स हमारा एक्स वाई प्लेन में है, आई कैप जे कैप कंपोनेंट है, के कैप कोफिशिएंट कंपोनेंट नहीं है, जेड कंपोनेंट नहीं है मतलब एक्स वाई प्लेन में है, यहां भी जेड कंपोनेंट नहीं है मतलब एक्स वाई प्लेन में है। तो दो वेक्टर्स अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ऑब्वियसली वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस। तो इसीलिए हमारा ये जो टॉर्क आ रही है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है, 62 के कैप न्यूटन मीटर। समझे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are represented by 3 i cap plus j cap plus k cap and i cap minus j cap minus k cap। ये एक पैरेललोग्राम की दो डायगोनल को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स। ठीक, एक पैरेललोग्राम की दो डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स हैं, और हमसे पूछा गया है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए। तो देखिए एरिया के बारे में एक बात मैंने आपको बताई थी कि मॉड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
दैट विल बी फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स। ये वेक्टर जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स फॉर्म करेंगे, है ना, जैसे मान लो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ये जो पैरेललोग्राम बनाएंगे ना, जिसकी ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, इस पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम एक्चुअली विल बी इक्वल टू दी क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हमको डायगोनल दे रखी है, डायगोनल से एरिया पूछा है भाई, हमको वेक्टर थोड़ी ना बताए कि जो वेक्टर पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे या पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बनेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट एरिया आता है। यहां पे तो हमको डायगोनल बता रखी है। तो देखिए मैं आपको एक नया, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, इसको कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, डार्क लेटर्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको कि मान लीजिए अगर एक पैरेललोग्राम की दो डायगोनल्स हैं D1 एंड D2, if D1 vector and D2 vector are the two diagonals of a parallelogram, then half of the magnitude of the cross product of the diagonals will give you area of parallelogram। अगर एक पैरेललोग्राम की दो डायगोनल्स को हम दो डिफरेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें एक वेक्टर हमारा D1 वेक्टर D1 डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, एक D2 वेक्टर D2 डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों उन वेक्टर्स, उन डायगोनल्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके मैग्नीट्यूड का हाफ उस एरिया, उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। कैसे? आप कहोगे कैसे कह रहे हो सर? ये ऐसे है ना, जो मन आता है वो कह देते हो। कैसे? प्रूफ तो करके दिखाओ, ऐसा होगा है तो करके देखिए प्रूफ। चलिए देखते हैं करके। मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी, ठीक है बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करूं वेक्टर ए के टेल से, एक लाइन जो बी के इक्विवेलेंट पैरेलल हो, एक लाइन जो बी के इक्विवेलेंट पैरेलल हो, तो इसको भी बी वेक्टर कह दूंगा। और इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करूं मैं बी के हेड से जो ए के इक्वल और पैरेलल हो, ठीक है बच्चों, तो इसको मैं ए वेक्टर कह दूंगा, क्योंकि अगर ये लाइन ए के इक्विवेलेंट पैरेलल है तो ए वेक्टर हो गई, और ये बी के इक्विवेलेंट पैरेलल है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम बी वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा अच्छे से बनाओ जो ये पैरेललोग्राम जैसा लगे भी, है ना। अभी आप कहोगे सर ये पैरेललोग्राम तो लग नहीं रहा, ये ऐसे कर लो इसको, अब लगेगा ये पैरेललोग्राम। ठीक, चलिए अब मैं इसकी दो डायगोनल लोकेट करता हूं। देखिए दो डायगोनल मैं बना रहा हूं, एक तो डायगोनल मैं ले लेता हूं ये वाला, और इसको मैं कह देता हूं डायगोनल D1, और डायरेक्शन इसकी ये ले रहा हूं, वेक्टर ए और बी का जो ये कंबाइंड कॉमन पॉइंट है टिल यहां से यहां। ठीक, ये लेट अस से दिस डायगोनल टू बी D1 वेक्टर। हाँ जी, चलिए अब ये डायगोनल हमारी D1 वेक्टर हमने मान, तो क्या मैं D1 वेक्टर को वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ में, आप ही ने तो बताया था कि भाई एक वेक्टर A और B, क्योंकि यहाँ पे हेड टू टेल अरेंज है, क्योंकि B की जो टेल है वो वेक्टर A के हेड से कोइंसाइड कर रही है, हेड टू टेल अरेंज है। तो ये जो ओपन ट्रायंगल बना रहे हैं, ये थर्ड क्लोजिंग साइड ट्रायंगल की जो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल भी है, यही थर्ड क्लोजिंग साइड इस ट्रायंगल की, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा, डायगोनल D1 को रिजल्टेंट ऑफ A एंड B लिख सकते हैं। चलो मैंने कहा बड़े भाई बुद्धिमान बच्चे हमारे समझ गए। अब देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं एक और डायगोनल, तो आप कहोगे सर दूसरी डायगोनल तो ये है, दूसरी डायगोनल हमारी ये है,
मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा हूं आप, दूसरी डायगोनल ये और इसकी डायरेक्शन में ये ले लेता हूं, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये ले लेते हैं, ये बना, ठीक है, कि इसकी टेल जो है वो वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड कर रही है और इसका हेड जो है वेक्टर बी के हेड से कोइंसाइड कर रहा है। अब मैं आपसे कहूं क्या, एंड लेट अस से दिस डायगोनल टू बी D2 डायगोनल, इस डायगोनल को हम D2 वेक्टर लिख लेते हैं। तो मैं आपसे कहूं बेटे देखो यहां पर ध्यान से, वेक्टर D2 जो डायगोनल है, वेक्टर है हमारा सेकंड डायगोनल है, उसकी टेल वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड कर रही है। आप कहोगे हाँ भाई हाँ कर रही है ना, और फिर ये मिलकर एक ओपन ट्रायंगल बना रहे हैं, और जो वेक्टर बी है हमारा वो रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉन है और इस ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड बन रहा है, इस ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड बन रही है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ये ए और D2 ऑर्डर में अरेंज है, बी इनका रिजल्टेंट हो गया, बी इनका रिजल्टेंट हो गया ए का और D2 का। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर D2 जो है हमारा वो वेक्टर बी आएगा, या वेक्टर D2 को मैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख सकता हूं। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल सर, अभी तो समझा है आपने कि ए और D2 मिलकर ओपन ट्रायंगल बना रहे हैं, बी जो है रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉन है और इनको क्लोज कर दिया, तो मतलब बी जो है मतलब ट्रायंगल क्लोज हो गया, तो बी जो है ए और D2 का रिजल्टेंट हो गया। तो अगर बी जो है वो ए और D2 का रिजल्टेंट हो गया, तो भाई D2 वेक्टर को वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अब हम ये करके देखें क्या, हाफ ऑफ मॉड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर ये कितना आता है, ठीक है। तो आप कहोगे ठीक है सर कर लीजिए, तो हाफ तो कॉमन आ गया हमारे पास, D1 वेक्टर को मैं लिख लू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और D2 वेक्टर को मैं लिख लू, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, D2 वेक्टर को मैं लिख लू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। और मैं आपसे कहूं इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आप कहोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो पहले एक काम करो, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी से कर लो और माइनस ए से कर लो, और फिर डी का क्रॉस प्रोडक्ट बी से कर लो और फिर माइनस ए से कर लो। मैं कहा ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं, चलो, है ना, कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, कि भाई ए प्लस बी रिजल्टेंट का क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस ए से कर रहे हैं, तो ये ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो करिए, तो पहले इसका ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए दोनों के साथ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। चलिए अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये 0 आएगा, और जो अच्छे बच्चे हैं वो हमारे समझ ही गए होंगे कि भाई ये तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा ये मॉड नहीं लगा रहे, मॉड बाद में लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई हमारे पास। तो अब देखिए मैं क्या करूं, सबसे पहली बात तो ये और ये वेक्टर 0 होंगे, क्योंकि ए और ए मतलब पैरेलल वेक्टर्स हो गए भाई, दो वेक्टर ए और ए मतलब सेम डायरेक्शन में हो गए ना, पैरेलल वेक्टर्स, ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, जिसके इक्विवेलेंट पैरेलल है। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने लगोगे यार, तो मैंने पहले ही बताया था आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। क्यों आता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना आएगा पैरेलल वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री, और ये क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा मॉड ए साइन 0 इज 0। और मैंने इसका वैसे भी बताया था कि इसको इस तरह से भी समझ लो कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, उनसे ऐसा कोई पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। पैरेललोग्राम नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर्स को टेल टू टेल अरेंज करने पर जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया 0 आएगा। एरिया ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है ना, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ऑन सेम ग्राउंड वी कैन से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी भी 0 आएगा। तो बच्चों ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा हाफ ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। अच्छा ये तो आप जानते हैं बच्चों कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है। आप कहोगे हाँ जी होता है सर, आपने बताया था। तो भाई अगर
क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो मैं माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख लूं, ए क्रॉस बी नहीं लिख लूं, तो इसको मैं चलिए अगली लाइन में लिख देता हूं, हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस बी लिख देता हूं। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर क्या आएगा, ये आएगा हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, विच मीन्स इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बेसिकली इन दोनों डायगोनल्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ है वो इन दो वेक्टर्स ए और बी, जिस पैरेललोग्राम की ये डायगोनल्स हैं, उस पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाले, उसकी एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आएगा डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ। और यही हमारा एरिया, इसका मॉड ए क्रॉस बी पढ़ा था ना, मॉड ए क्रॉस बी क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ हो गया, हाफ d1 क्रॉस d2 भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, हाफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इस पे बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपटीशन में। बाद में मुझसे मत कहना कि सर ये तो आपने बताया नहीं था, बता दे रहा हूं मैं आपको, अच्छे से नोट करना है आपको ये अपनी कॉपी में। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर वाली साइड को रब कर देता हूं, ये तो क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं और हम बाकी का जो सॉल्यूशन है वो इधर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है हमको, अगर ये हमारा d1 है, ये d2 है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मॉड का हाफ, जो हमसे पूछा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो है। सिंपल, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, है ना। मैं आपको बताया था कि मैं इस क्लास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करूंगा, ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो ऐसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे जो भी हमने करे नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या करें, अगर हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बच्चों क्या आएगा हमारा, हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2, d1 और d2 के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा यहां से, जैसे जो मैंने प्रूव कराया। ठीक है, तो हम क्या करें, हाफ ऑफ ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमको, इसमें से एक को d1 मान लीजिए, लेटर से दिस इज d1 एंड दिस इज d2। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे, है ना। उस डिटर्मिनेंट की पहली रो आ जाएगी हमारी आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड रो में d1 के कंपोनेंट आ जाएंगे 3 1 1। आई कैप कॉफिशिएंट कितना है, आई कैप का कॉफिशिएंट 3 है, जे कैप का कॉफिशिएंट 1 है, के कैप का कॉफिशिएंट 1 है। और बच्चों हमारा जो d2 वेक्टर हो गया ये वाला, इसको सेकंड डायगोनल मान लेते हैं, इसके आई कैप का कॉफिशिएंट 1 है, जे कैप का कॉफिशिएंट -1 है, के कैप का कॉफिशिएंट -1 है। देखिए, अगर आप इसको d2 और इसको d1 मान लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, आपको कैसे फर्क नहीं पड़ेगा सर, अभी तो आपने बताया d1 और d2 जो है d1 क्रॉस d2 और या d2 क्रॉस d1 बराबर नहीं आएगा, तो आप ऐसे क्यों नहीं बता रहे कौन सा d1 है कौन सा d2 है। मैंने ये भी तो बताया था, बस अंतर इसमें इतना है कि ये बराबर नहीं होता है, लेकिन ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। तो मॉड तो बराबर आएगा, चाहे d1 क्रॉस d2 कर लो, चाहे d2 क्रॉस d1 कर लो, हमको मॉड ही चाहिए। तो पहले चाहे d1 को आप कंपोनेंट्स को सेकंड रो में लिख लो, चाहे d2 के कंपोनेंट्स को सेकंड रो में लिख लो, मतलब d1 क्रॉस d2 कर रहे हो या d2 क्रॉस d1 कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम इसको वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो लास्ट में हम आके मॉड ही निकालेंगे, तो चाहे d1 क्रॉस d2 हो जाए, चाहे d2 क्रॉस d1 हो जाए, मॉड तो बराबर आएगा। ठीक, तो वही करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आएगा हाफ, पहले तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा ये, पहले इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करो, आई कैप, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू -1, फिर 1 इंटू -1 ये आएगा, फिर इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, इस क्रॉस प्रोडक्ट से इस क्रॉस प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, तो जाएगा माइनस ऑफ -1। ठीक है, -1 माइनस ऑफ -1 माइनस जे कैप, याद है ना, प्लस माइनस प्लस इन साइड के साथ ओपन होगा, तो जे कैप
ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 3 इंटू माइनस 1 -3 और 1 इंटू 1 -1, मतलब 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, लेकिन इसमें से इस क्रॉस प्रोडक्ट में से इसको माइनस करना पड़ता है, प्लस के कैप, के कैप का कोएफिशिएंट, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो 3 इंटू माइनस 1 -3 माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आया हाफ आई कैप कंपोनेंट हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू 0 माइनस जे कैप -4 प्लस के कैप और ये हो गया -4, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा हाफ इंटू -4 जे कैप -4 के कैप, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं मॉड निकालूं इसका, है ना, क्योंकि तुम्हारा, चलो इसको भी बाद में डालेंगे, पहले तो हम d1 क्रॉस d2 निकाल देते हैं। ये हमने जो किया है d1 क्रॉस d2 है, ठीक है। ये तो अभी वेक्टर की फॉर्म में आई, हाफ हटा लिया से, इसका मॉड निकाल लो, d1 क्रॉस d2 का मॉड फाइंड आउट करो, कितना आएगा, अंडर रूट x कंपोनेंट तो है ही नहीं, y कंपोनेंट का स्क्वायर 16 प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर 16, तो कितना आया, ये आया हमारे पास 32, ठीक है बच्चों। 16 प्लस 16 32, 32 का मतलब ये आ गया हमारे पास, इसको मैं लिखूं तो ये आ जाएगा, अच्छा √32, सॉरी √32 आया है, तो √32 का मतलब हो गया 16 बाहर ले ले तो 4√2, हमारे पास 4√2 आया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। अगर ऐसा है तो ये तो हमारे पास हाफ इंटू 4√2 आएगा, और हाफ इंटू 4√2 का मतलब हो गया 2√2 यूनिट्स। तो हमारा जो सही आंसर है वो 2√2 यूनिट्स है। कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। तो 2√2 यूनिट्स इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, जिसकी डायगोनल्स ये वेक्टर रिप्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।